जी अच्छा चलें आप। ठीक है। अच्छा जी, इसमें मैं ये बात कर रही थी। जी कह रहे हैं वो मैं रिकॉर्डिंग भी देख लूँ। हाँ हाँ ठीक है। इसमें सबसे पहले ऊपर जज का टाइटल मैंने बताया, उसके बाद पार्टीज की डिस्क्रिप्शन देके आपने क्या करना है, केस टाइटल देना है। उसके बाद पहले मैंने आपको बताया कि आप ये लिख सकते हैं कि इनके दरमियान शादी तय पाई थी इस्लामी तालीमात के मुताबिक और निकाह रजिस्टर कर लिया गया, निकाह नामे की कॉपी साथ अनेक्स्ड है। ठीक है। उसके बाद आप ये बता सकते हो सेकंड पैराग्राफ में कि निकाह के टाइम पे ये डॉवर फिक्स किया गया था जो अभी स्टिल अनपेड है। तीसरे में ये बताएं कि 18वीं क्लॉज के तहत तलाक तफीस का हक वाइफ को दिया गया था डिफेंडेंट की तरफ से और कोई बच्चे पैदा नहीं हुए। इशू का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप चाइल्ड या चिल्ड्रन लिख दीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, 5 क्लॉज है डैट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द रिलेशंस बिटवीन द स्पाउसेस वर नॉट कॉर्डियल and with the passage of time became strained, and in spite of best efforts by the plaintiff it was not possible to live peacefully and amicably within the limits as prescribed by Quran and Sunnah। शुरू से ही उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, दोस्ताना नहीं थे, तो ऐसे काफ़ी कोशिश की थी कि हालात बेहतर हो सके लेकिन नहीं हो सके। ठीक है। ये अच्छी लाइन है, या आप कोई भी फैमिली सूट हो ना ये लिख सकती हो। That on dash, the plaintiff, by exercising her delegated right of divorce, pronounced divorce on her and sent a notice of the same to chairman arbitration council। तलाक तफवीज़ का हक दिया गया था ना, तो उसने इस्तेमाल करते हुए इसका जो नोटिस है चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल को भिजवा दिया। उसके बाद 7 क्लॉज है डेट ऑन रिसीविंग द डाइवोर्स notice arbitration council started the arbitration proceeding and sent 2 notices to the defendant which he received। Copy of receipts are attached to join the proceedings, but the defendant is intentionally avoiding the same। ठीक है। नोटिस भिजवा दिया गया लेकिन डिफेंडेंट रिसीव नहीं कर रहा। उसके बाद that as soon as the defendant received the notices he abruptly filed a suit for restitution of conjugal rights at गुजरात, या कोई भी आप इधर लिख दीजिएगा, मैलाफाइडली एंड मलेशियसली। अब उसने उसको वापस लाने के लिए ना, ये हक जन आशनोई कहते हैं इसको उर्दू में, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का दावा सिर्फ हस्बैंड कर सकता है। ठीक है। अब आगे है डेट एट द टाइम ऑफ मैरिज द पेरेंट्स ऑफ प्लेंटिव गेव हर प्रीशियस एंड कॉस्टली डॉरी आर्टिकल्स वर्थ अमाउंटिंग टू रुपीज। जितनी ये सामान जहेज की वैल्यू थी आप इधर लिखोगे। दीज आर्टिकल्स इंक्लूडेड अमंग अदर थिंग्स प्रीशियस गोल्ड ज्वेलरी, फर्नीचर एंड कॉस्टली क्लॉथ्स एक्सेट्रा एज पर लिस्ट अटैच एज एनेक्चर। एनेक्चर बी कर दीजिएगा क्योंकि नकाहनामे की कॉपी ए के तौर पे है। ऑल द डॉरी आर्टिकल्स वर टेकन टू द हाउस ऑफ defendant at the time and now are lying in his possession and he is illegally using the same without the consent of the plaintiff। अब वो plaintiff का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। that the plaintiff is entitled to recover the dower amount which is unpaid and dowry articles as per list annexure A, इधर B आपने लिखना है। that is her legal and शरई right। that behavior and attitude of the defendant with the plaintiff was so harsh and cruel, he used filthy language and abused her, even he did not hesitate to raise hands on the face of the plaintiff, मतलब उसने मारने की भी कोशिश की है। He mercilessly beaten her without any justification and reason। That the defendant misbehaved and disrespected the plaintiff even in front of others। That the defendant failed to pay any maintenance to the plaintiff, even he failed to fulfill the ever needs and necessities of daily life of the plaintiff। Her all expenses were borne by her parents। ठीक है। उसने ना उसे पे मेंटेनेंस दी और तमाम अखराजात पेरेंट्स देख रहे हैं। डैट इन डैश द डिफेंडेंट विदाउट जस्टिफिकेशन एंड रीजन अगेंस्ट द नॉर्म्स कस्टम्स morality and sharia and law firstly abused her by using filthy language and then mercilessly beaten to her, and after that turned out from the house in 3 clothes। Since then, she is living with her parents due to the maltreatment, misbehavior, and disrespect on the part of the defendant। That the defendant is आपने यहाँ पर उसकी मुलाजमत का जिक्र करना है, जो भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी आप लिखना चाहें। इस डैश इन पाकिस्तान रेलवे, वो पहले था इंजीनियर तो वो मैंने काटा है। एंड इज अर्निंग मोर देन, जितना वो कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है तो उसकी आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दें। दैट द प्लेंटिव is the only daughter of her parents and she is very much loving of her family। The plaintiff is demanding of an amount of rupees per month from the defendant। That the plaintiff has time and again asked the defendant to return the dowry articles as per list attached as annexure A बना दें या B बना दें, A1 भी बना सकते हैं। A to pay the dower amount of rupees and pay her maintenance allowance accordingly, but the defendant refused to do so, hence the suit। That cause of action occurred to the
प्लेंटिव अ वीक अगो, ये गलत हो गया, वीक के स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। वीक अगो व्हेन द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू पे द डॉवर अमाउंट एंड टू हैंड ओवर द डोरी आर्टिकल्स टू द प्लेंटिव एंड पे मेंटेनेंस एंड द सेम इज कंटिन्यूस that the plaintiff is residing at dash, therefore this learned court has got jurisdiction to entertain and adjudicate the matter that requisite court fee of rupees 50 has been affixed on the plaint। फैमिली सूट जितने भी हैं उसमें 15 रुपए की कोर्ट फीस लगती है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। फिर जो आप उसे मांगना चाह रहे हैं यहाँ पर आप लिख लें, ये एक अच्छा सा आप प्रेयर इधर याद कर लें, ठीक है ना। जो जो चीज़ें चाहिए आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। 2 पैराग्राफ्स में भी आप अपनी प्रेयर को बना सकते हैं। उसके बाद प्लेंटिव थ्रू कौंसल, अच्छा पिछली जो प्लेंट मैंने ये ड्राफ्ट करके भेजी है ना, उसमें वेरिफिकेशन का नोट मिस हो गया था, तो काइंडली आप कोई भी प्लेंट ड्राफ्ट करते हैं प्रेयर के बाद आपने लाजमी तौर पर वेरिफिकेशन का नोट लिखना है, जिसमें लिखना है कि वेरीफाइड ऑन ओथ एट डैश, एट की जगह आप लाहौर लिखोगे या जो भी आपका शहर है, ऑन दिस डे जो तारीख है, ऑफ ईयर कौन सा है, डेट द कॉन्टेंट्स ऑफ पैरा नंबर 1 to 18। अब यहाँ पर तो 1 to 18 है, जितने आपके पैराग्राफ्स मेंशन है ना वो आपने यहाँ पर उसकी तादाद लिखनी है, आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। उसके बाद एंड रेस्ट ऑफ द पैराज आर बिलीव टू बी ट्रू एंड करेक्ट एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव, ठीक है। ये आपकी प्लेंट पिटीशन बिल्कुल कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्या करना है, ये ना अगले सफ़े पे यहाँ पर आना चाहिए दोबारा से, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज या फैमिली जज लिखेंगे ना, ये अगले पेज पे आना चाहिए, और जिनके दरमियान केस था वो जस्ट ए वर्सेस बी जो भी नाम है वो लिखें, केस टाइटल दोबारा लिख के ना आपने बयान हल्फी भी अटैच करना है। जितनी भी आपकी गाइड्स हैं, ये आपके जो टीचर्स हैं ना, बहुत ही रेयर होगा कि वो कहेंगे कि, बल्कि इसका बताएंगे ही नहीं, लेकिन आप ना ये एफिडेविट लाजमी प्लेंट के साथ लिखिएगा, उसमें ये बयान हल्फी होता है डेट आई, जो ये प्लेंट ड्राफ्ट कर रहा है, मतलब प्लेंटिव में अगर ए है तो ए का नाम लिखें, डॉटर ऑफ रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर डू हेयर बाय solemnly declare as under, के मैं कसम खाकर कहती हूँ that the contents of the complaint suit are true and correct to the best of knowledge and belief and nothing has been concealed therein, कि मेरे यकीन नॉलेज के मुताबिक सूट के साथ जो कंटेंट्स लिखे गए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, कुछ भी नहीं छुपाया गया। और यहाँ पर आपने डेपोनेंट लिखना है। डेपोनेंट का मतलब होता है जो गवाही दे रहा होता है, शहादत दे रहा होता है। उसके बाद ये मैंने लिखा है ऐड वेरिफिकेशन नोट ऑल्सो अगेन, वो जो प्लेंट में वेरिफिकेशन नोट है ना वो दोबारा से यहाँ पर आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके नीचे राइट साइड पर डेपोनेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, जिसको क्लियर है वो मैसेज कर दे, जिसका सवाल है ना तो वो मेरे से पूछना शुरू हो।